चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, परम मित्रों में अक्सर ये होता है। जी हाँ, होता है। और जब होता है तो उसका पर्दाफाश भी होता है। और मित्र पर चोट का बदला जब दूसरा मित्र लेता है तो बॉलीवुड का ही एक और गाना सेट हो जाता है कि जो तेरा दुश्मन दुश्मन वो मेरा, वो नागिन मैं सपेरा। लेकिन मित्रता और दोस्ती व्यक्तिगत हो तो ठीक है, अपनी चीजों का आदान प्रदान हो तो ठीक है, परंतु जब पूरा मुल्क मित्र के नाम पर न्यौछावर किया जाने लगता है तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जी हाँ, रॉयटर्स ने अभी जो खुलासा किया है वो धरती हिला देने वाला है। और यह खुलासा चीख चीख कर यह सवाल पूछता है कि मित्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अभी और किस किस स्तर तक गिर जाएगी। और सवाल यह भी उठता है कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को अपना पीएम माने, उनकी सरकार को अपनी सरकार माने, या फिर सेठ को ही सरकार मान लिया जाए। और इस बार वाला खुलासा इसी तरफ इशारा करता है। बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताऊंगा, इस बार दिल से ज्यादा दिमाग लगाकर सुनिएगा। उधर एक तरफ तो मोदी सरकार देश के जवानों यानी सेना को खेवनहार बनाकर 2024 की नैया पार करना चाहती है, और दूसरी तरफ सेना के पूर्व जवान ही 2024 की नैया में कील ठोकने को तैयार बैठे हैं। और बैठे भी अपने घरों पर नहीं हैं, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, वो भी तब तक जब तक आप जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये आपकी ताकत है जो सोशल मीडिया अभी तक बचा हुआ है, वरना इसे भी बहुत पहले कब्जा कर लिया गया होता। आज इस वीडियो में हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं, छान कर देख लीजिएगा, पूरे के पूरे गोदी मीडिया में कहीं भी इन पर कोई चर्चा नजर नहीं आएगी। उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि इन मुद्दों पर चर्चा कर दें। गलती से भी जबान से निकल जाए तो लात मारकर चैनल से बाहर कर दिए जाएंगे। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात कहकर मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब दुनिया से चले गए, लेकिन आए दिन ये बात सच साबित होती रहती है। याद करिए, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, एक मोहल्ले में ढेर सारी महिलाएं बैठकर इसका विरोध कर रही थी, तब देश का गोदी मीडिया, भाजपा के लोग और IT सेल के नफरती गुर्गे किस तरीके से इन महिलाओं को बदनाम कर रहे थे। फर्जी वीडियो शूट करके यहां तक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि ये महिलाएं 500 रुपया घूस लेकर धरना दे रही हैं। इसके अलावा इन महिलाओं के चरित्र पर जहां तक संभव था हमला करके बदनाम करने की कोशिश की गई। इस कदर टारगेट किया गया कि ये महिलाएं शर्म और डर के मारे ये जगह छोड़ दें। हालांकि इस धरना प्रदर्शन में कई समुदायों की महिलाएं थीं, मगर बहुतायत में संख्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की थी, इसीलिए टारगेट करना आसान था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि यह मसला तो उनका है, हमसे क्या। दिल्ली में देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनकी इज्जत पर कथित तौर पर जब किसी ने हाथ डाला और इन लड़कियों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की, एक तरफ प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करके फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे और दूसरी तरफ उसी के बाहर देश की पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर पुलिस द्वारा रौंदा जा रहा था। तब भी देश में अन्य महिलाओं को लगा कि यह तो उनका मसला है, हमसे क्या। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने का जब वीडियो सामने आया तब भी लोगों को लगा कि यह तो मणिपुर का मसला है, हमसे क्या। उत्तर प्रदेश समेत देश भर से आए दिन महिलाओं के साथ जघन्य अपराध की घटनाएं सामने आती हैं। सरकार और पुलिस तंत्र की भयंकर लापरवाही भी सामने आती है। हाल ही में वाराणसी में, माफ करिएगा, स्मार्ट सिटी क्योटो में IIT BHU की एक छात्रा के साथ आधी रात को छेड़खानी की गई। अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, मगर इन सब के बावजूद देश की जनता खुद को इन घटनाओं से कनेक्ट नहीं कर पाती है, या करना ही नहीं चाहती है, या फिर उसे करने ही नहीं दिया जाता है। और लोग ये सोचकर हर घटना को भुला देते हैं कि हमसे क्या, वो तो दूसरे का मैटर है। हाल ही में खबर आई कि उत्तर प्रदेश में डायल 100 की सुविधा जो शुरू की गई थी, बाद में जिसका नाम बदलकर 112 कर दिया गया, इसमें फोन उठाने वाली लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि हमें 9 घंटा काम कराकर मात्र 12,000 रुपया दिया जाता है, इसमें खर्च चलाना मुश्किल है। इसके अलावा छुट्टियों का मसला भी है, नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब रहे कब चली जाए। इस तरह की मांग लेकर ये लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन राम राज्य में इन लड़कियों के लिए कुछ करने की बजाय 205 लड़कियों पर 24 घंटे के भीतर दूसरी FIR दर्ज हो गई है। पहली FIR पुलिस ने रजिस्टर कराया और दूसरी FIR उस कंपनी ने रजिस्टर कराया है जो इन्हें ठेके पर रखती है। आरोप लगाया जा रहा है कि लड़कियों की वजह से हेल्पलाइन का काम प्रभावित हुआ है। ऑफर लेटर देने के बाद भी धरना दिया जा रहा है। बाकी राम राज्य एकदम टाइट चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, जिन लड़कियों का मसला है वो अपना देखेंगी, आपसे क्या। उधर देश भर में राज्यपालों की कहानी ऐसी होती जा रही है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हर जिले में सुप्रीम कोर्ट खोलना
पड़ जाएगा। कभी तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, कभी पंजाब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और अब केरल फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वो भी दूसरी बार। ये कहते हुए पहुंच गया है कि जनता के हित के तमाम बिल हैं जो कि राज्यपाल के पास अटके हुए हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इससे जनता का हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का नुकसान हो रहा है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति तक को शिकायत की कि उनके राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं और किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। हाल ही में हमने आपको यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला आने से पहले ही राज्यपाल को कार्रवाई कर देनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार तमाम विपक्षी राज्यों की सरकारों ने यह आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, खासकर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों को काम नहीं करने देते। अब आप तो जानते ही हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सारी व्यवस्था संविधान में इसलिए की गई थी ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे, कोई मनमानी न कर सके, अपना राज न चला सके। लेकिन उस व्यवस्था में भी किस तरीके की मनमानी का आरोप सामने आ रहा है और साथ साथ दिख भी रहा है, ये आप सबके सामने है। मगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लोकतंत्र की अम्मा रोज 2 किलो मोटी हो रही है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और सदन में उन्होंने इसे लेकर जनसंख्या क्यों बढ़ती है उस क्रिया को डिटेल में बताना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कोई न जानता हो, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानते हुए भी नहीं बोलनी चाहिए। कम से कम भारत का जो समाज है ये अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि इन चीजों को बर्दाश्त कर सके। लोग कह रहे हैं कि यही बात यदि पश्चिमी देशों में होती तो कोई मतलब नहीं होता। हालांकि पश्चिमी देशों में, बहुत सारे देशों में इस तरह की बात कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर इसका एजुकेशन दिया जाता है और यदि साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो इस तरह का एजुकेशन बेहद जरूरी भी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, मगर इन सब के बाद भी नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता सहित उनके कार्यकर्ता, खासकर महिला कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं, उसे देखकर बड़ी अजीब अनुभूति होती है। बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं की अस्मिता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान कर दिया। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। अब लोग कह रहे हैं कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मणिपुर में महिलाओं के नग्न परेड पर एक शब्द नहीं बोलते। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मेडल लाने वाली लड़कियों को अपने घर बुलाकर ये कहते हैं कि ये तो मेरे घर की बच्चियां हैं। लेकिन वही बच्चियां जब भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं फूटता। लेकिन नीतीश कुमार की बातें सुनकर उन्हें बहुत बुरा लग गया है। महिलाओं की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए हैं। इसी तरह से भाजपा सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रात को गंदी फिल्में देखकर सोते हैं और जागते हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का गाना बजाना शुरू कर दिए हैं कि बेबी बियर पी के नाचे लगनी छम्मा छम्मा छम। बहरहाल ये उनका निजी मसला है, उनका इतिहास है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी कर दी है, मगर इन सब के बाद कितना अच्छा होता यदि मनोज तिवारी बता देते कि छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह रात को क्या देखकर सोते हैं और सुबह क्या देखकर जागते हैं। ये भी बता देते कि भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद रात में क्या देखकर सोते थे और क्या जागते थे। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो आरोप लगे वो क्या देखकर सोते थे। इसके अलावा दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले मिल जाएंगे जहां पर बीजेपी नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। वो सारे के सारे भाजपाई नेता क्या देखकर सोते हैं रात में और क्या देखकर जागते हैं, मनोज तिवारी को बता देना चाहिए। बहरहाल अब सेठ के मामले पर तगड़ी वाली चर्चा करने जा रहा हूं, एकदम ध्यान लगाकर सुनते जाइए। जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के ग्रुप को लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड गौतम अडानी की कंपनी ने किया है। ऐसे कथित आरोप लगाए गए गौतम अडानी की कंपनियों पर। इसके अलावा तमाम तथ्य प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे आरोप और भी लगाए गए। बताया गया कि किस तरीके से अपना सामान खुद ही खरीद कर उसका दाम बढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजें बहुत बार चर्चा में आ चुकी हैं। और इसके बाद हुआ ये कि भारत में जिस भी व्यक्ति ने टारगेट करके अडानी सेठ और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर सवाल उठाए उन सबको निशाना बनाया गया। इस तरह का आरोप लगातार लगता रहा है और ये आरोप सिर्फ आरोप ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी को याद कर लीजिए, उन्होंने सदन में तस्वीरें दिखाकर लगातार पूछा कि मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें संसद से बाहर होना पड़ा। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में नारा लगाया था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। अब संजय सिंह को जेल की मलाई खानी पड़ रही है। उसी तरह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी संसद से लेकर टीवी स्क्रीन पर लगातार मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठा रही थी। खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि उन्हें भी संसद से बाय बाय टाटा कर दिया जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह तो बताया था कि गुमनाम पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है, शेयरों के भाव के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सवाल उठा कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, लेकिन उस समय यह नहीं पता चला कि यह पैसा कौन लगा रहा है। इसके कुछ महीने बाद फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी जिसमें कुछ और चीजें खुलकर सामने आई और बेहद गंभीर आरोप भी सामने आए। दरअसल दुनिया भर में अलग अलग देशों में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पैसे के लिए नहीं, यानी धन के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता करते हैं और खोज
खोजी पत्रकारिता करते हैं। इसके तहत अलग अलग देशों में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग और शोध भी करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने अपने शोध के जरिए बताया कि नासिर अली शबाना अहली और ताइवान के निवेशक चांग चुंग लिंग ने अडानी की कंपनियों में कथित तौर पर पैसा लगाया था। वहीं इस पैसे को किसी ने हवाला का नाम दिया तो किसी ने कहा कि यह पैसा अडानी परिवार का ही था, इधर उधर से घुमाकर अपनी ही कंपनी में लगवाया गया और शेयरों के दाम बढ़ाए गए। इस तरह के तमाम आरोप पिछले दिनों सामने आए थे। अब खबर आ रही है कि जिस दौरान ये रिपोर्ट सामने आई थी उसके कुछ दिन पहले ही भारत से जो पत्रकार इस खुलासे में काम कर रहे थे उनके फोन में कथित तौर पर जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। चर्चा यह चल रही है कि पिछली बार जो रिपोर्ट सामने आई थी संभवतः उस पर अडानी ग्रुप का पक्ष जानने के लिए जब उनसे संपर्क किया गया था पत्रकारों की तरफ से, तब शायद उन्हें अंदेशा हो गया कि हमारे मामले पर जांच हो रही है। और उसी दौरान भारत से जो दो पत्रकार आनंद मंगनाले और रवि नायर जो इस शोध में काम कर रहे थे उनके मोबाइल फोन पर साइबर हमले की बात सामने आई। और पत्रकारों का ये जो ग्रुप है उसके सह संस्थापक सुलेवन ने जानकारी दी है कि अडानी समूह द्वारा जो कथित स्टॉक हेरफेर की रिपोर्ट की गई थी उनमें टारगेट करके भारत के दो पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। और जिस कंपनी ने मोबाइल फोन की जांच करके जासूसी कांड का पर्दाफाश किया है उसका कहना है कि इनके मोबाइल फोन में जिस तरह की छेड़छाड़ हुई है वो ये बताता है कि इजराइल वाला जो पेगासस सॉफ्टवेयर है हो ना हो ये वही है, पूरा पैटर्न मैच कर रहा है। और कुछ दिन पहले ही इन पत्रकारों के आईफोन पर एप्पल कंपनी की तरफ से अलर्ट भी आया था कि आपके मोबाइल फोन पर आपकी सरकार के लोगों द्वारा हमला करवाया जा रहा है, यानी आपके मोबाइल फोन पर छेड़छाड़ हो रही है या हुई है या हो सकती है। जैसा कि हमने भी आपको वीडियोस में दिखाया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि आप हमारे मोबाइल फोन की जासूसी मत करवाइए, आपको चाहिए तो मेरा फोन में लेकर जाइए, मैं दे देता हूं मोबाइल फोन, देख लीजिए क्या है इसमें। कुछ साल पहले भी भारत में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर खूब चर्चा हुई थी, खूब बवाल मचा था। आरोप लगा कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं और तमाम पत्रकारों और अधिकारियों के मोबाइल फोन की जासूसी करवा रही है। बात यहां तक उठी कि पिछले सालों में जो चुनाव हुए हैं उसके पहले ही विपक्ष किस तरह की रणनीति बना रहा है और क्या क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग सेट कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, यह सब कुछ मोदी सरकार को यानी भाजपा को पहले ही पता चल जा रहा था। यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जुलाई 2021 में 17 मीडिया संगठनों और एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक ग्रुप ने जांच की तो पता चला कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत सहित दुनिया भर के पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं की अनधिकृत निगरानी के लिए किया गया था। द वायर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, बिजनेसमैन अनिल अंबानी तथा सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा भी संभवतः निशाने पर थे। हालांकि भारत सरकार ने इस तरह की चीजों से साफ साफ इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बनाई। जांच समिति ने पाया कि 5 मोबाइल फोन में कुछ न कुछ गड़बड़ी मिली है, लेकिन उस समिति ने यह भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट से यह भी बात निकल कर आई कि जांच में मोदी सरकार ने सहयोग नहीं किया है। अब जब सहयोग नहीं है तो जांच क्या होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि इन पत्रकारों के मोबाइल में जासूसी सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है और खासकर उन पत्रकारों के मोबाइल फोन में डाला जा रहा है जो अडानी ग्रुप के मामले पर खुलासा करते हैं, जांच करते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि अडानी ग्रुप पर सवाल करना प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल करना है? पहले तो यह जान लीजिए कि पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या और काम कैसे करता है। आसान भाषा में कहें तो आपका मोबाइल फोन आपके पास रहेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके मोबाइल फोन का जिस तरह से आप उपयोग करते हैं उसी तरीके से वो भी यूज कर सकता है। यानी आपके मोबाइल फोन पर जितने फोन कॉल आएंगे वो सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ ही आपके फोन का कैमरा, माइक सब कुछ दूर बैठकर एक्सेस किया जा सकता है। यानी आप अपने घर में क्या कर रहे हैं वो देख सकता है, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ सुन सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO अपना यह जासूसी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है, आम आदमी को नहीं या फिर किसी अन्य संगठन को नहीं, खाली सरकार को देगी। और सरकारें यह सुनिश्चित करवाती हैं कि हम इसका प्रयोग देश हित में करेंगे, अपनी देश की सुरक्षा के लिए करेंगे। अब सवाल ये उठने लगा है कि यदि सेठ के कारनामों का पर्दाफाश करने वाले पत्रकारों की जासूसी की जा रही है तो इससे किस देश का हित होता है? क्या सेठ को ही देश मान लिया जाए या फिर मान लिया जाए कि सेठ ही सरकार है, सेठ ही भारत है? क्योंकि इन जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल तो जांच एजेंसियां ही कर रही होंगी, भारत की जांच एजेंसियां जो आपके पैसों पर चलती हैं। खुद प्रधानमंत्री बैठकर तो करते नहीं होंगे, और वो भी करते होंगे तो भी ये कहां तक सही है या फिर ये देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है? सवाल यह है कि क्या देश की जांच एजेंसियों को सेठ के लिए काम पर लगा दिया गया है कि पता लगाओ सेठ के बारे में कौन खुलासा कर रहा है, कौन जांच कर रहा है? यहां एक बात और ध्यान देने वाली है। मार्च महीने में फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी कि भारत सरकार ऐसे स्पाईवेयर की तलाश कर रही है जिसका पेगासस से कम प्रोफाइल हो, यानी कि जिसके बारे में कम चर्चा हो, लोग कम जानते हो। यहां पर यह भी बताया गया था कि ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर पाने के लिए भारत सरकार यानी मोदी सरकार $120 मिलियन तक खर्च करने के लिए तैयार है। यानी मोटा मोटी कहें तो 10 अरब रुपया खर्च करके मोदी सरकार जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तैयार थी। यदि इस रिपोर्ट को
सच माना जाए तो कल्पना करके देखिए कि ये 10 अरब रुपए किसके हैं, कहां से आ रहे हैं। और यदि जासूसी उपकरण लेने के लिए 10 अरब रुपया खर्च किया जा सकता है, 10 अरब है, करोड़ नहीं, 10 अरब लगभग, तो जासूसी करके कितना पैसा बनाया जा रहा होगा, कल्पना करके देखिए। बाकी इजराइल से भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पेगासस लिया था या भारत सरकार ने लिया था, ये तो आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो जान लीजिए। पहले खुल्लम खुल्ला नहीं बताया गया कि कोई जासूसी सॉफ्टवेयर भी ले रहे हैं, अन्य हथियारों के साथ चुपके से पैसा चुका दिया गया, ज्यादा पैसा दे दिया गया। बाद में पता चला कि धीरे से सॉफ्टवेयर भी ले लिया गया है जासूसी वाला। इसका खुलासा भी बाद में हुआ और इसीलिए हो पाया क्योंकि सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। इस तरह के तमाम आरोप मोदी सरकार पर पहले भी लग चुके हैं। हाल ही में जब इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री तुरंत इजराइल के पक्ष में खड़े होने का ट्वीट कर दिए। हालांकि बाद में उन्होंने फिलिस्तीन को मदद भी भेजी है, जहाज में भर भर के। भक्त कंफ्यूज है इसी को लेकर, किसको समर्थन दें और किसको गाली दें। लेकिन चारों तरफ चर्चा इस बात की हुई कि चूंकि इजराइल का सॉफ्टवेयर इन्हें मिला है, इसीलिए इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकते। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने इस पर जबरदस्त टिप्पणी की थी। लोग यहां तक कहते हैं कि जब पेगासस सॉफ्टवेयर से आप विपक्ष के नेताओं, चुनाव अधिकारियों तथा अन्य लोगों की जासूसी करवा रहे हैं, तो फिर यह भी तो हो सकता है कि उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इजराइल जैसे देश आपकी जासूसी कर रहे हों। आपकी भी बहुत सारी चीजें उनके पास हो सकती हैं जिसे लेकर वो आपको निशाना बना सकते हैं या फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल की ऐसी ही हरकतों की वजह से मोदी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से इजराइल और फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड बदलते हुए इजराइल के साथ खड़ा होना दिखा दिया है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने अब तक फिलिस्तीन के पक्ष में बातें कही। अटल बिहारी वाजपेयी का तो एक बयान अभी हाल ही में वायरल हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन पर सिर्फ फिलिस्तीनियों का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। मगर कुल मिलाकर अभी रॉयटर्स ने जो खबर छापी है, इससे यह सवाल पैदा होता है कि देश के संसाधनों का प्रयोग एक सेट के लिए कैसे किया जा सकता है। यदि अरबों रुपया देकर इस तरह का सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात है ये पैसा इस देश की जनता का है और देश की जनता से टैक्स के माध्यम से वसूला गया पैसा देश की जनता के खिलाफ ही प्रयोग किया जा रहा है क्या? हाल फिलहाल में देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। हमारा संविधान समता का, समानता का अधिकार देता है। इस तरीके से चुनाव में भी सबको चुनाव लड़ने के लिए बराबर की जमीन मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि मोदी सरकार इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है, उनकी सारी जानकारी चुरा रही है, वो क्या करने वाले हैं, किस तरीके की चुनावी प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारी जानकारी यदि भाजपा को पहले से मिल जा रही है तो क्या ये सीधे सीधे संविधान को भी कचरे में डालने जैसा नहीं है? लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं है? और क्या इन सब के बाद विपक्ष के किसी भी नेता को चुनाव लड़ने के लिए बराबर का मैदान मिल रहा है? और कुल मिलाकर सवाल इस देश की जनता का है, आपका है, कि क्या आपका पैसा एक सेट के लिए यूं ही लुटाया जा सकता है और हर तरीके से लुटाया जा सकता है? देश की तमाम संपत्तियों पर किस तरीके से एकाधिकार होता जा रहा है यह भी आपके सामने है। और जो इन चीजों का विरोध करे उसके खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। क्या गजब का न्यू इंडिया बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली है, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले यानी जनवरी महीने से ही लगातार मोदी सरकार आए दिन नए नए और बड़े बड़े आरोपों में घिरती जा रही है। और हाल फिलहाल में सोशल मीडिया की ताकत इतनी हो गई है कि लोगों तक बातें पहुंचने भी लगी हैं। लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, गोदी मीडिया को लतिया भी रहे हैं। लगभग एक साल से लगातार आ रही इन समस्याओं से निपटने के लिए मोदी सरकार की इच्छा थी कि सेना को जनता के बीच उतार दिया जाए, क्योंकि सेना को लेकर लोगों के बीच एक अलग भावना होती है। खबर आई थी कि देश भर में सैकड़ों जगहों पर सेल्फी पॉइंट सेना बनाएगी। लोग वहां आकर सैनिकों के साथ सेल्फी लेंगे और जो जवान छुट्टी पर जाएंगे वो अपने गांव में जाकर सरकार के कार्यों का प्रचार करेंगे। लोग कहने लगे कि 2019 के चुनाव में सेना की शहादत पर वोट मांगा गया और इस बार सेना से ही प्रचार करवाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले ही खबर आ रही है कि अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। द कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दबाव बनाने और लंबे समय से चली आ रही अपनी शिकायतों से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। द वायर के अनुसार देश भर में 12 लाख सेवारत और 8 लाख रिटायर्ड अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनों और भयंकर असंतोष के बाद पिछले कुछ सालों में ओपीएस की मांग तेज हुई है। इनकी तरफ से कहा गया है कि अर्धसैनिक बल के जवान अक्सर शत्रुतापूर्ण यानी खतरनाक इलाकों में ड्यूटी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नागरिक समकक्षों के साथ जोड़ा गया है। यह निर्णय भेदभावपूर्ण है। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो और इसलिए हमने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। हालांकि प्रधानमंत्री मिलने का समय देंगे कि नहीं और मिलेंगे भी तो इनकी समस्या का हल होगा, इस बात की कितनी उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जुटे थे पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर। उस वक्त देश के गोदी मीडिया ने उनका संपूर्ण बहिष्कार कर दिया।
दिया। वैसा ही हाल इन पूर्व सैनिकों का भी देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी। आप खुद ही गोदी मीडिया के तमाम चैनलों पर देख लीजिएगा, क्या कहीं इस बात की कोई चर्चा हो रही है। वैसे तो गोदी मीडिया वाले दिन भर कूद कूद कर सेना के नाम पर देशभक्ति का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी सेना से संबंधित लोग जब सरकार से कुछ मांगते हैं, ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या सेना के साथ कोई ज्यादती होती है, सेना के जवानों के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो गोदी मीडिया सन्नाटा मार जाता है। याद करिए पुलवामा मामले को लेकर गोदी मीडिया के लपटझंडिसों ने कितना तांडव मचाया था, महीनों तक तांडव मचाया था, पूरे के पूरे इलेक्शन को पलट दिया गया। मगर आज जब पुलवामा मामले की जांच की बात उठती है तो गोदी मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। क्या इससे बड़ा देशद्रोह कुछ और हो सकता है? क्या इसे देशद्रोह का नाम दिया जा सकता है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटा बजाना बहुत जरूरी होता है, बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।